जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको शेरशाह सूरी की साम्राज्यवादी नीति एवं उसकी राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में चर्चा की थी, तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम आज शेरशाह की शासन व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे, जो उसकी राजनीतिक उपलब्धियों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। शेरशाह सूरी का जो शासन प्रबंध था वो मध्यकालीन इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ गिना जाता है। तो आइए आज हम शेरशाह सूरी की शासन व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। शेरशाह सूरी का हालांकि 5 वर्ष का ही समय मिला था उसको अपने शासन का प्रबंध करने में, लेकिन जितना भी उसको वक्त मिला उसने विभिन्न अपने शासन के द्वारा शासन व्यवस्था के विभिन्न अंगों में कुछ परिवर्तन किए या पिछले समय से चले आ रहे कुछ जो अंग थे उनको जो कि तो उनमें कुछ सुधार करके शासन का संचालन किया। हालांकि इतिहासकार अबुल फजल का मानना है कि शेरशाह ने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित पूर्व शासन व्यवस्था के ही नियमों को अपनाया है और इसी आधार को मानते हुए इसी आधार पर अबुल फजल के आधार पर ही डॉक्टर त्रिपाठी और डॉक्टर परमात्मा शरण जैसे इतिहासकारों का मानना है कि शेरशाह सूरी वास्तव में व्यवस्था सुधारक था, ना कि एक मौलिक व्यवस्थापक। उनका कहना था कि शेरशाह ने कोई मौलिक व्यवस्थाएं लागू नहीं की थी अपने शासन में, बल्कि वो पहले से चली आ रही व्यवस्थाओं में उनका कुछ सुधार किया और उन्हीं का पालन उन्होंने किया। हालांकि प्रोफेसर क्रुक और डॉक्टर कानूनगो जैसे इतिहासकारों का मानना है, उन्होंने ठोस तर्कों के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास भी किया है कि शेरशाह सूरी एक मौलिक व्यवस्थापक भी था। उन्होंने कई ऐसे काम किए जो पहले मध्यकालीन भारत में पहले उस तरह की शासन व्यवस्था नहीं थी जैसे कि शेरशाह ने शासन व्यवस्था का निर्माण किया और उसका पालन करवाया। जो भी हो कि शेरशाह व्यवस्था ये तो था ही, शेरशाह व्यवस्था एक व्यवस्था सुधारक तो कहा ही जा सकता है, जैसे कि परमात्मा शरण आदि लेखकों का मानना है। तो आ जाइए हम शेरशाह सूरी की जो शासन व्यवस्था है उनकी विभिन्न जो कड़ियाँ हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम केंद्रीय प्रशासन, किसी भी सम्राट की शासन व्यवस्था का जो मुख्य अंग है उसका केंद्रीय शासन है। केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था शेरशाह सूरी की जो शासन व्यवस्था एक तांत्रिक शासन व्यवस्था है। सुल्तान ही यानी कि बादशाह ही सर्वोपरि राज्य में सर्वोपरि होता था, उसी का अंतिम निर्णय होता था और वही अपना अंतिम फैसला लिया करता था। हालांकि उसको सलाह देने के लिए एक मंत्रिमंडल हुआ करता था, मंत्री हुआ करते थे, लेकिन उनकी सलाह को मानना या ना मानना बादशाह या सुल्तान का अंतिम फैसला होता था। इसी कड़ी में शेरशाह सूरी की जो केंद्रीय शासन व्यवस्था है, इतिहासकारों का मानना है कि इतनी बड़ी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए इसमें बहुत सारे अंग थे, जिनमें चार प्रमुख अंग है, जो 4 प्रमुख विभाग है उसके केंद्रीय शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। ये 4 प्रमुख विभाग है। दीवाने वजारत, दूसरा दीवाने आरिज, दीवाने रसालत, दीवाने इंशा। शेरशाह सूरी के शासन व्यवस्था के केंद्रीय प्रशासन के लिए 4 मुख्य विभाग थे, जिसके द्वारा शेरशाह सूरी अपने शासन व्यवस्था का संचालन किया करता था। इसके अतिरिक्त भी और कुछ विभाग थे, जैसे कि कुछ
दीवाने कज़ा, दीवाने वली, ये भी विभाग थे, लेकिन ये 4 विभाग जो थे वे काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते थे। दीवाने वजारत जो विभाग था उसका जो मुखिया था वह वजीर कहलाता था, प्रधानमंत्री के रूप में मान सकते हैं, जो सुल्तान के बाद एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता था। दीवाने वजारत के पास वित्त और राजस्व संबंधित मामले हुआ करते थे, यानी कि राज्य के अंदर जितने भी वित्त और राजस्व संबंधी जो मामले थे उनकी जानकारी रखना और सुल्तान को उनकी जानकारी से अवगत कराना इसी का काम था। यानी कि राजस्व और वित्त संबंधी जितने भी मामले उसकी देखरेख वजीर किया करता था, जिसका विभाग होता था दीवाने वजारत। इस विभाग का ये भी कार्य था कि जो अन्य विभाग है ये उसका भी निरीक्षण कर सकता था। तो यानी कि सभी विभागों में प्रमुख कौन था? दीवाने वजारत। इसका प्रमुख होता था वजीर, सुल्तान के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता था। दूसरा दीवाने आरिज। दीवाने आरिज का काम क्या था? सैनिकों की भर्ती करना, सेना का संगठन करना। एक तरह सैनिक जो सैनिक होता था, सेना नायक होता, सेना मंत्री होता था राज्य में। सुल्तान के बाद सुल्तान सबसे प्रमुख सेना नायक होता था, उसके बाद दीवाने आरिज प्रमुख होता था, जो सैनिकों की भर्ती भी किया करता था, सैनिक संबंधित संगठन का कार्य भी किया करता था, वह दीवाने आरिज के विभाग के अधीन होता था। इसी तरह दीवाने रसालत। दीवाने रसालत को हम विदेश मंत्री भी बोल सकते हैं, जिसका कार्य क्या होता था? सुल्तान के जो भी आदेश होते थे, सुल्तान के जो भी आदेश अन्य राज्यों से संबंध स्थापित करना और दूसरे राज्यों से संधि आदि के बारे में जानकारी देना, ये सब दीवाने रसालत का कार्य हुआ करता था। राजा के निर्देशानुसार ये अन्य राज्यों से कूटनीति संबंध स्थापित करते थे। साथ ही दूसरे देशों में दूत भेजना, ये दूसरे देशों जो भी दूत आए हुए हैं उन सब की जानकारी ये सुल्तान को दिया करते थे। एक तरह से हम इसको विदेश मंत्री भी बोल सकते हैं। चौथा है दीवाने इंशा। दीवाने इंशा जो विभाग था वह शाही घोषणाएं, जितनी भी शाही घोषणा हुआ करती थी वे दीवाने इंशा के द्वारा ही हुआ करती थी। इसके अलावा ये दीवाने इंशा जो भी सरकारी निर्णय होते थे, राज्य का प्रांतों के साथ जो भी संबंध होते थे, उसकी जो सुल्तान को जो अवगत कराने का काम है राज्य और प्रशासन, केंद्र और प्रशासन प्रांतों के मध्य, वह सारी जानकारी दीवाने इंशा सुल्तान को दिया करता था। इसी तरह से जो भी केंद्र से सरकारी दस्तावेज जारी होते थे राज्यों को, वह सब कार्य कौन करता था? दीवाने इंशा। इस प्रकार से ये 4 प्रमुख विभाग थे जो केंद्रीय प्रशासन की नींव थे। वह इनके माध्यम से केंद्रीय प्रशासन का अच्छे से संचालन हुआ करता था। इसी तरह दीवाने कज़ा, इसका मुखिया काजी हुआ करता था। मुख्य काजी सुल्तान के बाद जो न्याय विभाग का अध्यक्ष होता था वह काजी हुआ करता था। नगरों में भी काजी हुआ करते थे। इनके ये लोग न्याय का काम करते थे, न्याय का फैसला दिया करते थे। अंतिम फैसला सुल्तान का ही होता था। इसी तरह दीवाने बड़ी। गुप्तचर विभाग। गुप्तचर विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग था जो शेरशाह के समय उसके प्रशासन व्यवस्था को सुचारू रूप से एवं उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का काम करता था। इसी विभाग के अंतर्गत दरोगा या डाक चौकी भी आया करता था, यानी कि डाक चौक, डाक आदि की व्यवस्था भी इस विभाग के अंतर्गत ही हुआ करती थी। इसके अलावा खाने सामा भी हुआ करता था, जो महल में जो पर्सनल काम होते थे सुल्तान के, या जो भी नियंत्रण, महल को, दरबार को नियंत्रण करने का काम होता था, खाने आदि की व्यवस्था सब खाने सामा के अधीन किया कर, जो सुल्तान का या बादशाह का सबसे विश्वसनीय व्यक्ति हुआ करता था। अतः इस प्रकार से केंद्रीय प्रशासन की व्यवस्था किसने की हुई थी? बादशाह शेरशाह सूरी ने, सुल्तान शेरशाह सूरी ने। अगली कड़ी में हम बात करेंगे प्रांतीय प्रशासन। क्योंकि शेरशाह सूरी का साम्राज्य काफ़ी बड़ा था, तो केंद्र के अलावा प्रांत भी हुआ करते थे। हालांकि प्रांतों के बंटवारों को लेकर विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। डॉक्टर कानूनगो का मानना है कि शेरशाह के समय प्रांत नहीं होते थे, बल्कि वह सरकारों में बटा हुआ था, सरकारों अथवा जिलों में बटा हुआ था। परंतु डॉक्टर परमात्मा शरण का मानना है कि शेरशाह के जो राज्य थे वो प्रांत ही कहलाते थे, यानी कि उसका राज्य जो था वो प्रांतों में बटा हुआ था। इसी तरह से डॉक्टर श्रीवास्तव का ये मानना है, एल श्रीवास्तव का मानना है कि इनके प्रांतों को इक्ता के नामों से संबोधित किया जाता था, इक्ता के नामों से संबोधित किया जाता था।
तो ये प्रांतों का थोड़ा सा विवाद है कि प्रांत थे या सरकारें थी, इस पर थोड़ा सा विवाद है। लेकिन कुछ भी हो, प्रांत तो थे ही, राज्य तो थे, चाहे उसको सरकार बोले प्रांत बोले, वो एक प्रशासनिक व्यवस्था थी। प्रांत के शासन के दो मुख्य अधिकारी हुआ करते थे, मुख्य शिकदार और मुख्य मुंसिफ, या शिकदारन भी बोल सकते हैं, मुंसिफ मुंसिफान भी बोल सकते हैं। शिकदार का जो काम था प्रांतों में, वे मुख्य शिकदार का जो काम था प्रांतों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना, ये शिकदार की पूरी जिम्मेदारी होती थी कि राज्य में जो भी असामाजिक गतिविधियां हों, राज्य के खिलाफ प्रांतों के खिलाफ जो भी गतिविधियां हों, उनको नियंत्रण रखने का काम कौन करता था? शिकदार। अगर ये अपने काम में असफल पाए जाते थे तो इनको खतरनाक दंड भी राज्य की ओर से दिया जाता था, यानी प्राण दंड भी दिया जा सकता था सुल्तान शेरशाह सूरी के द्वारा। इसी तरह से मुख्य मुंसिफ, जिसको मुंसिफ मुंसिफान भी बोल सकते हैं, उसका कार्य क्या था? ये एक असैनिक अधिकारी होता था, जबकि शिकदार क्या होता था? सैनिक अधिकारी, कानून और व्यवस्था करने वाला एक सैनिक अधिकारी हो सकता है। जबकि मुंसिफ कौन होता था? असैनिक अधिकारी। राज्य में प्रांतों में जितने भी राजस्व संबंधी मामले होते थे या राजस्व संबंधी जितने भी झगड़े हुआ करते थे, वह कौन कर देखता था? शिकदार के साथ मुंसिफ, ठीक है ना। यानी कि फौजदारी मामले तो शिकदार देखा करता था और दीवानी मामले मुंसिफ देखा करता था। इस प्रकार से जो इसका काम था मुंसिफ का, राजस्व संबंधी प्रांतों में जितने भी राजस्व संबंधी मामले होते थे वो इसके अधीन आते थे। इसकी सहायता के लिए विभिन्न क्लर्क होते थे जो मुंसिफ को सहायता आदि दिया करते थे। इस प्रकार से शेरशाह का प्रांतीय प्रशासन दो प्रमुख अधिकारियों के नियंत्रण में होता था, शिकदार शिकदारन या मुंसिफ मुंसिफ। मुख्य शिकदार बोल सकते हैं और मुख्य मुंसिफ बोल सकते हैं। अगली है परगनों की शासन व्यवस्था। परगनों की शासन व्यवस्था। शेरशाह सूरी के प्रांत विभिन्न परगनों में बटे हुए थे, विभिन्न परगनों में बटे हुए थे, और इन परगनों में शासन व्यवस्था बनाने का काम कौन किया करते थे? एक होता था शिकदार और दूसरा होता था मुंसिफ। शिकदार और मुंसिफ, ये जो शिकदार होता था प्रांत परगनों का, वह मुख्य शिकदार के अधीन आता था, यानी कि वह उससे रिपोर्ट लिया करता था। मुख्य शिकदार परगनों के शिकदार से रिपोर्ट लिया करता था। एक सैनिक अधिकारी होता था जो राज्य में कानून और परगनों में कानून और व्यवस्था बनाने का काम किया करता था। इसके अतिरिक्त परगनों में कानून और व्यवस्था बनाने का काम किया करता था। इसी तरह से किसानों से और आदि राजस्व संबंधी जो काम होते थे वे मुंसिफ किया करते थे। इसके अतिरिक्त परगनों में दो अधिकारी हुआ करते थे, खजांची और एक था कारकुन। परगनों में शेरशाह के समय परगनों में शिकदार और मुंसिफ के अतिरिक्त खजांची, जो खजाने का अध्यक्ष होता था, परगनों में जो भी खजाना प्राप्त होता था उसकी सारी जो सिस्टम कौन संभालता था? खजांची संभालता था। उसका अध्यक्ष होता था कारकुन। कारकुन होता था लिपिक। दो कारकुन हुआ करते थे परगनों में, एक हिंदी भाषा का, दूसरा फारसी भाषा का, जो सारी रिपोर्ट लिखा करते थे और उनको और मुंसिफों में रिपोर्ट किया करते थे। तो परगनों में चार प्रमुख अधिकारी होता था शेरशाह सूरी के समय: शिकदार, मुंसिफ, खजांची और कारकुन, जिनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी उनका क्या क्या कार्य होता था। इसी तरह से चूंकि परगने भी थे, अब परगनों के बाद आ गए गांव, ग्राम प्रशासन। क्योंकि ग्राम प्रशासन प्राचीन समय से चला रहा था, इसलिए संकट काल में भी ग्राम प्रशासन चलता रहा और बाबर के समय में भी, और जो शेरशाह सूरी ने सत्ता संभाली उसके समय में भी ग्राम प्रशासन कार्य किया करता था। ग्राम प्रशासन का जो मुख्य अधिकारी होता था जो होता था मुकद्दम, जिसको मुखिया भी बोल देते हैं। इसकी पूरी जिम्मेदारी होती थी कि गांवों में कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। अगर ये व्यक्ति कानून और व्यवस्था बनाने में नाकाम हो जाता था तो पूरी जिम्मेदारी इसकी हुआ करती थी, किसकी? मुकद्दम अथवा मुखिया की। इसको अगर ये अपने काम में फेल हो जाया करता था तो इसको कड़ी सजा भी शेरशाह सूरी के राज्य के द्वारा दी जाती थी, यहाँ तक कि प्राणदंड भी इनको दिया जा सकता था। मुकद्दम की सहायता के लिए या गाँव में अपने प्रशासन अधिकारियों में पटवारी
चौकीदार आदि भी हुआ करते थे। पटवारी का काम क्या है? लेखा जोखा रखना। जो भी काम होता था राजस्व वसूलने का, जो राजस्व का जो काम होता था वो उसका गांव के किसानों का सारा काम लेखा जोखा रखने का काम किसका होता था? पटवारी का होता था। उसकी सहायता के लिए चौकीदार होता था। जबकि मुखिया राजस्व संबंधी जितने भी मामले होते थे, राजस्व संबंधी कर वगैरह आदि का उगाने का काम मुखिया के अधीन होता था। और फौजदारी मामले और राजस्व संबंधी जो भी मामले होते थे वह सारा काम वही किया करता था। इसके अतिरिक्त जो ग्राम प्रशासन है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुकद्दम मुखिया गाँव के जितने भी राजस्व संबंधी कर आदि हुआ करते थे वह सब उगाकर आगे कौन भिजवाया करता था? मुकद्दम को। पटवारी एक लेखाधिकारी होता था। गांव की सारी लिखित जानकारी पटवारी के पास होती थी। किस किसान के पास कितनी भूमि है, कितना क्षेत्रफल है, कितना कर उसको देना है, सारी पटवारी लेखा जोखा करता था। उगाने का काम कौन करता था? मुखिया। इसके पास एक फौज भी होती थी छोटी मोटी जिसकी सहायता से काम किया करता था। चौकीदार पटवारी की सहायता किया करते थे। इस प्रकार से ये क्या हुआ? ग्राम प्रशासन। आइए अब अगली कड़ी में बात करते हैं भूमि कर व्यवस्था। किसी भी राज्य को सुचारू रूप से चलने के लिए भूमि कर व्यवस्था को ठीक प्रकार से चलाना बहुत आवश्यक है। एक तरह से राजस्व के माध्यम से ही वह राज्य चल पाता है। अतः शेरशाह सूरी, चूँकि शेरशाह सूरी अपने पिता के समय अपनी जागीर का प्रबंध बड़े अच्छे ढंग से कर चुका था और उसी प्रबंधन के समय में ही उसने ये समझ लिया था कि भूमि कर को किस प्रकार से सही व्यवस्थित किया जाए ताकि किसान भी परेशान नहीं हो, राज्य भी इससे परेशान नहीं हो, राज्यों को भी राजस्व समय समय पर मिलता रहे। इसके लिए उसने शेरशाह सूरी ने भूमि की पैमाइश करवाई, भूमि को नपवाई और पैमाइश करने के पश्चात भूमि को 3 श्रेणियों में बांटा। शेरशाह ने भूमि को 3 श्रेणियों में बांटा: उत्तम, मध्यम और निम्न। ये किसने बांटा है? श्रेणी, 3 श्रेणी में शेरशाह ने भूमि को 3 श्रेणी में बांटा: उत्तम, मध्यम, निम्न श्रेणी। और तीनों श्रेणियों के अनुसार ही उनकी पैदावार के अनुसार उनकी भूमि कर क्या की जाती थी? फिक्स की जाती थी। और इनका 1/3 भाग प्रति बीघा के हिसाब से इनके 1/3 भाग भूमि कर वसूल किया जाता था। हालांकि डॉक्टर कानूनगो का मानना है कि भूमि कर 1/4 लिया जाता था, यानी 25% भूमि कर उगाया जाता था। जबकि अन्य विद्वानों का मानना है कि शेरशाह अपने समय भूमि कर 1/3 भाग लिया करता था, 33% भूमि कर उगाया करता था। इसके अतिरिक्त शेरशाह सूरी ने प्रत्येक किसान को भूमि पट्टा भी दिया, भूमि का पट्टा भी दिया। इससे पहले दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों पे भूमि जो होती थी वो सुल्तान की एक तरह से निजी संपत्ति हुआ करती थी, लेकिन शेरशाह सूरी ने इसमें कुछ परिवर्तन किया और प्रत्येक किसान को भूमि का पट्टा भी दिया। और इसके अतिरिक्त जो कबूलियत नामक भूमि पट्टा देने के अतिरिक्त शेरशाह ने कबूलियत नामक एक पत्र दस्तावेज हुआ करता था, उस पर हस्ताक्षर भी करवा लिया करते थे किसानों के, ताकि वो भूमि के नियमों को स्वीकार कर सके। कबूलियत नामक एक दस्तावेज होता था जिस पर प्रत्येक किसान के हस्ताक्षर लिए जाते थे ताकि वे भूमि कर के नियमों को माने, यानी कि उन नियमों को इनकार करने की वे कोशिश ना कर सके। इसलिए शेरशाह के समय भूमि कर को अच्छे से वसूल किया जाता था। और शेरशाह का ये मानना था कि भूमि कर का जब निर्धारण किया जाए तो थोड़ा नरमी बरती जाए, लेकिन भूमि कर वसूल करते समय नरमी को कोई जगह नहीं दी जाए, भूमि कर सख्ती से वसूल किया जाए। विद्वानों का मानना है कि राजपूताना, मालवा और मुल्तान में भूमि कर जो होता था वह पैमाइश नाप के आधार पर नहीं किया जाता था, बल्कि वह प्राचीन समय से पुरानी परंपराओं के आधार पर ही कनकूत, बटाई आदि के आधार पर उनसे भूमि कर वसूल किया जाता था। तो राजपूताना, मुल्तान और मालवा में पैमाइश की व्यवस्था न होकर वो पहले से चली आ रही बटाई, कनकूत आदि की पद्धति से ही भूमि कर वसूल उनसे किया जाता था। भूमि कर के अतिरिक्त शेरशाह सूरी 2 कर और लिया करता था उनसे, जरीबाना और मोहसिलाना के रूप में। जरीबाना 2.5% और मोहसिलाना कुल 5% भूमि कर का लिया करते थे, यानी कि सर्वेक्षण शुल्क, जो सर्वेक्षण किया करते थे, नापा जोपी करने का काम किया जो करते थे, उनसे जरीबाना
कर भी लिया करते थे 2.5%, और मोहसिलाना जो कर संग्रह करने वाले अधिकारी थे उनके एवज के रूप में 5% और अलग से लिया जाता था। इस प्रकार से जरीबाना और मोहसिलाना नामक कर भी उनसे वसूल किए जाते थे। इसके अतिरिक्त शेरशाह सूरी ने एक काम और कर रखा था, किसानों से दह अस्तरी, किसानों से, कृषकों से दह अस्तरी नामक टैक्स भी वसूल किया जाता था, ताकि दुर्भिक्ष या प्राकृतिक प्रकोपों के समय जो धन की अनाज की आवश्यकता हो, पहले उनका भंडारण करने के लिए, प्राकृतिक प्रकोपों अकाल आदि के समय अन्न का जो भंडार है वो काम आ सके, उसके लिए उनसे दह अस्तरी नामक एक कर भी वसूल किया जाता था। दह अस्तरी नामक एक कर भी वसूल किया जाता था। तो इस प्रकार से शेरशाह सूरी ने भूमि का प्रबंध कर रखा था। अब ये देखने में तो अच्छी लगती है कि किसानों को काफ़ी फायदा होगा, लेकिन इसका विश्लेषण जब हम करते हैं तो उससे पता चलता है कि इसमें किसानों को काफ़ी क्षति भी पहुंची है। जो निम्न श्रेणी के किसान हुआ करते थे वो सबसे ज़्यादा इस व्यवस्था से परेशान हुए। उनकी जो औसत पैदावार जिनमें काफ़ी कम ही बच पाता था, क्योंकि पहले ही निम्न श्रेणी के भूमि में रहते उनसे सख्ती से कर वसूल किया जाता था, तो वे काफ़ी परेशान रहे। इस तरह भ्रष्टाचार भी हुआ करता था। जो उनसे राजस्व उगाने वाले अधिकारी हैं वे काफ़ी भ्रष्टाचार भी किया करते थे। इसी आधार पर शेरशाह सूरी ने 2-3 साल में इन अधिकारियों का स्थानांतरण करने की नीति भी अपनाई थी। इस प्रकार से नीचे के जो स्तर पे काम था वो काफ़ी भ्रष्टाचार भी चल रहा था, उस वजह से किसानों को काफ़ी क्षति से पहुँची थी। इस प्रकार से ये शेरशाह सूरी की कर व्यवस्था के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। आगे हम बात करेंगे सैन्य प्रबंध। तो किसी भी राज्य को चलाने के लिए एक अच्छा सैन्य प्रबंध होना आवश्यक है। तो शेरशाह सूरी जैसा कर्मठ कुशल कूटनीतिज्ञ व्यक्ति एक अच्छी सेना का प्रबंध करने वाला व्यक्ति था, ताकि वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सके और राज्य को भी सुचारू रूप से चला सके। इसके लिए उसने एक शक्तिशाली सेना भी बनाई, उसका गठन भी किया। बताया जाता है कि उसके पास लगभग 1.5 लाख के लगभग घुड़सवार थे, 25,000 के लगभग पदाति सैनिक थे, 500 हाथी थे और एक श्रेष्ठ तोपखाना हुआ करता था, जिसके माध्यम से उन्होंने अनेक राज्यों को जीता था। शेरशाह सूरी की सैन्य प्रबंध का अध्ययन करने के पश्चात ये पता चलता है और विद्वानों का मानना है कि उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो सैन्य व्यवस्था, सैन्य प्रशासन का जो काम शुरू किया था, हालांकि जो अलाउद्दीन खिलजी के बाद उस व्यवस्था में काफ़ी कमजोरी आ गई थी, उसी की रूपरेखा पर आगे बढ़ते हुए, उसी को आइडल मानते हुए शेरशाह सूरी ने भी अपने सैन्य प्रबंध को अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य प्रबंध के अनुसार मैनेजमेंट किया था, उसी को आगे बढ़ाया था। इसीलिए उसने अपने सैन्य प्रशासन में अलाउद्दीन खिलजी ने जो काम किए थे, घोड़ों को दागने वाला, शेरशाह सूरी ने घोड़ों को दागने की विधि को शुरू किया। इसी तरह एक रजिस्टर में सैनिकों का हुलिया भी उन्होंने रखा, ताकि कमज़ोर घोड़े नहीं आ सके और एक घोड़ा दोबारा चेकिंग में नहीं आ सके। इसी तरह से एक सैनिक दोबारा खड़ा नहीं हो सके सेना का जब परीक्षण किया जाए। इस प्रकार से उन्होंने सैन्य व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सैनिक और घोड़ों को दागना और हुलिया नोट करने की पद्धति को भी अपनाया। इस प्रकार से उसने एक सुसंगठित सेना का गठन किया, जिसके आधार पर उसने विभिन्न राज्यों को जो युद्ध हुए उनको उन्होंने जीता और साथ ही अपने राज्य में शांति और व्यवस्था कायम करने में वह सफल रहा। इसके बाद हम बात करेंगे शेरशाह की न्याय व्यवस्था के बारे में। न्याय व्यवस्था शेरशाह का जो न्याय प्रशासन था वह काफ़ी व्यवस्थित था। शेरशाह का मानना था कि गरीब और अमीर व्यक्तियों में थोड़ा सा फ़र्क ये होना चाहिए कि अमीर जो व्यक्ति होता है, जो अमीर व्यक्ति होते हैं, उनको भी एक सख्त सज़ा दी जाए। और न्याय का उनका सिद्धांत था कि न्याय सबके सामने समान है, तो अमीर हो या गरीब हो, सबको समान रूप से न्याय दिया जाए। इसलिए उनका कहना था कि चाहे वो हिंदू राज्य हो, चाहे वो मुस्लिम राजा हो, हिंदू राजा हो, मुस्लिम राजा हो, सब राजा एक चीज़ को समान रूप से महत्व देते हैं, वह उसका न्याय है।
न्याय अगर राज्य में ईमानदारी से होगा तो राज्य भी व्यवस्थित रहेगा, राज्य में काफ़ी जो राज्य की जो कमजोरियां हैं वो भी दूर हो सकेगी। इसलिए शेरशाह ने न्याय व्यवस्था को काफ़ी महत्व दिया है, न्याय प्रशासन को काफ़ी महत्वपूर्ण माना है। यहाँ तक कि उसने जब अपने बेटे जलाल खान ने कोई ऐसी हरकत की तो उसको भी उसने उसी न्याय के आधार पर सजा दी जो अन्य व्यक्तियों को दी जाए। तो न्याय के मामले में शेरशाह सूरी एक छत्र शासक था, न्याय के मामले में वह सर्वोच्च था और प्रत्येक बुधवार की शाम को वे न्याय के लिए दरबार लगाया करता था। अंतिम फैसला शेरशाह का ही हुआ करता था। अन्य न्याय उनके नीचे जो काजी होता था वे भी न्याय का कार्य किया करता था। नगरों में भी काजी हुआ करते थे, गांव जैसे कि प्रांतों में शिकदार मुंसिफ भी न्याय का काम करते थे, परगनों में भी होता था। लेकिन जो अंतिम जो न्याय था सर्वोच्च अदालत थी वह सुल्तान की अदालत थी जो अंतिम न्याय के रूप में फैसला किया करती थी। अगली जो बात है न्याय प्रशासन के बाद उसकी पुलिस प्रशासन, शेरशाह की पुलिस प्रशासन व्यवस्था, पुलिस प्रशासन। शेरशाह का पुलिस प्रशासन भी काफ़ी व्यवस्थित एवं संगठित था जिससे राज्य में शांति व्यवस्था बनी रही। शेरशाह का जो पुलिस था, पुलिस दल अलग से उन्होंने निर्माण नहीं किया था। जो शेरशाह की सेना हुआ करती थी जो राज्यों में, प्रांतों में हो या प्रगणों में या गांवों में हो, वही पुलिस का कार्य भी किया करती। शांति काल में जब युद्ध नहीं होता था तो यही सेना पुलिस का कार्य भी किया करती थी और अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जाती थी। इसी आधार पर जो अब्बास खां सरवानी हैं जिन्होंने शेरशाह के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है, उनका मानना था कि शेरशाह में पुलिस व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि एक वृद्ध स्त्री भी अकेले रास्ते में अपने सर पर अगर सोने चांदी की पोटली रखते हुए भी निकले तो कोई व्यक्ति की हिम्मत ऐसी भी नहीं होगी कि उसको रोक सके या उससे लूटमार कर सके, क्योंकि उन लोगों में, चोर डाकुओं में शेरशाह के दंड का आतंक बैठा हुआ था। इसलिए हम कह सकते हैं कि शेरशाह का जो पुलिस प्रशासन है वह काफ़ी मजबूत था और लोगों को बगैर उनका पक्ष लिए उनको दंड आदि वे दिया करते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सरकारों और परगनों में मुख्य शिकदारन मुंसिफ न्याय का काम किया करते थे। शिकदार जो उनका जो अधिकारी था वो फौजदारी होता था, सैनिक अधिकारी होता था, उनके नीचे शिकदार हुआ करता था, तो गाँवों में मुकद्दम हुआ करते थे। ये सब पुलिस प्रशासन का काम भी किया करते थे। इसके बाद अगला जो विभाग था उनका उसने उसको मजबूती प्रदान की वह था गुप्तचर विभाग। गुप्तचर विभाग लिखते हैं या फिर गुप्तचर प्रशासन कर देते हैं। गुप्तचर का जो विभाग था उसको क्या बोला जाता था? दीवाने बरीद। शेरशाह किसी भी राज्य को, शेरशाह ही क्यों ना, किसी भी राज्य को, किसी भी सुल्तान सम्राट राज्य को अगर अपने शासन को व्यवस्थित तरीके से चलाना हो, विद्रोह से बचाना हो, जनता की हर खबर, अधिकारियों की हर खबर सुल्तान तक पहुँचे, हर जानकारी पहुँचे, तो उसके लिए उसकी गुप्तचर व्यवस्था का सुदृढ़ होना बेहद आवश्यक है। अतः शेरशाह सूरी की भी सबसे मजबूत जो उनका प्रशासन था वो गुप्तचर विभाग था। इसलिए उसके प्रांतों में, सरकारों में, परगनों में हमें एक भी विद्रोह के क्या नहीं मिलते हैं, उदाहरण नहीं मिलते हैं। इसका मतलब उसका 5 वर्षीय जो काल हुआ है उसमें उसने गुप्तचर व्यवस्था को काफ़ी मजबूत बनाया था। गुप्तचर विभाग का जो अध्यक्ष होता था वह दरोगा डाक चौकी भी कहलाता था, यानी डाक विभाग भी गुप्तचर विभाग के अधीन आते थे। यानी कि गुप्तचर जो होते थे उनके अधीन, जो गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष था उसके अधीन विभिन्न समाचार पत्र वाहक होते थे, संदेश वाहक होते थे, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़ी तेज़ी के साथ खबर पहुंचाया करते थे और सुल्तान तक अपनी खबर वे राज्यों के गांवों तक की खबर भी सुल्तान को पहुंचा दिया करते थे। इसलिए कह सकते हैं कि शेरशाह की शासन व्यवस्था का जो सफलतम जो अंग है उसकी गुप्तचर व्यवस्था रही हो। गुप्तचर के द्वारा ही उसने एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था का निर्माण किया था। इसके बाद हम बात करेंगे व्यापार वाणिज्य। शेरशाह सूरी ने व्यापार वाणिज्य को भी काफ़ी प्रोत्साहित किया। व्यापार वाणिज्य
व्यापार वाणिज्य को भी काफ़ी प्रोत्साहित किया। उसने विभिन्न जो कर चुंगी आदि लिए जाते थे उनको समाप्त कर दिया। केवल 2 प्रकार की चुंगी उसने ली। एक तो वह जो व्यापारी लोग जबकि सीमा में दाखिल हुआ करते थे, तो एक चुंगी तब ली गई, एक चुंगी जब वे अपना सामान बेचते थे उस वक्त चुंगी ली गई, जो भी बताया जाता है कि 2.5% के आसपास उनसे चुंगी ली जाती थी। इस प्रकार से उसने व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहित किया ताकि राज्य संपन्न बन सके और लोगों को अच्छे से रोजगार मिल सके, ताकि वे राज्य के प्रति विद्रोही भावना ना रख सके। इसी तरह से हम उसकी जो एक इम्पोर्टेंट जो कार्य है मुद्रा व्यवस्था का, शेरशाह सूरी के शासन व्यवस्था में जो महत्वपूर्ण अंग है उनमें है मुद्रा व्यवस्था। मध्यकालीन भारत में मुद्रा संबंधित ज्ञान की जो सबसे ज़्यादा जानकारी, जो सबसे महत्वपूर्ण अंग हमें प्राप्त होता है वह शेरशाह सूरी के समय ही प्राप्त होता है। शेरशाह सूरी जब सुल्तान बना तो उसके समय अनेक प्रकार की मुद्राएं जो घिसी हुई भी थी, मतलब कोई व्यवस्थित नहीं थी, अलग अलग प्रकार के अलग अलग धातुओं के सिक्के चलते थे, विभिन्न युगों से चले आ रहे थे। इससे उन समय की मुद्रा प्रणाली एक तरह से अव्यवस्थित थी, जिससे राज्य को काफ़ी क्षति पहुँचनी थी। अतः शेरशाह सूरी ने मुद्रा प्रणाली में काफ़ी सुधार किए। उन्होंने विभिन्न प्रकार की धातुओं को सिक्कों को बंद करके केवल सोने चांदी एवं तांबे के सिक्के चलाए। सोने चांदी एवं तांबे के सिक्के चलाए। इन सिक्कों में उन्होंने चांदी का रुपया एवं तांबे के दाम भी बोल सकते हैं, दाम जिनमें अठन्नियाँ, चौवन्नियाँ, दोवन्नियाँ, आने आदि सम्मिलित किए जा सकते हैं। चांदी का जो रुपया था उसके बारे में इतिहासकार स्मिथ ने भी कहा है कि ब्रिटिश काल तक जो शेरशाह का चांदी का रुपया था उसका आधार बना रहा। तो इससे पता चलता है कि चांदी का जो रुपया चलाया वह मध्यकालीन भारत में कितना महत्वपूर्ण रहा और ब्रिटिश काल तक भी उसका इतना महत्वपूर्ण स्थान था। चांदी का रुपये की कीमत तांबे के दाम के अकॉर्डिंग 1:64 थी, यानी कि एक चांदी का रुपया 64 दाम के बराबर था। इसी तरह से सोने का सिक्के भी चलाए गए। चांदी का जो रुपया था लगभग 180 ग्रेन का था, उसमें से 175 ग्रेन विशुद्ध चांदी हुआ करती थी, विशुद्ध चांदी थी। इसी तरह से तांबे के जो दाम थे, तांबे के जो सिक्के थे वो अलग अलग ग्रेन के हुआ करते, 380 ग्रेन या 330 ग्रेन तक भी सिक्के में प्राप्त होते। इसी तरह सोने के सिक्के भी 165 ग्रेन से 168 ग्रेन तक के हमें प्राप्त शेरशाहकालीन हुए हैं। इस प्रकार से सोने का सिक्का, चांदी का रुपया, तांबे के दाम शेरशाह के मुद्रा व्यवस्था का, मुद्रा प्रणाली के महत्वपूर्ण अंग थे। शेरशाह ने अपने शासनकाल में 13 टकसालें स्थापित की थी और अपने सिक्कों पर शेरशाह का स्वयं का नाम, उसकी पदवी और लिपि, ज़्यादातर उनमें अरबी लिपि ही अंकित होती थी, लेकिन कहीं कहीं हमें नागरी लिपि के चिन्ह भी इनके सिक्कों से प्राप्त होते हैं। अतः कह सकते हैं कि शेरशाह के समय जो मुद्रा प्रणाली थी मध्यकालीन इतिहास में वो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखती है और ये एक तरह से महत्वपूर्ण व्यवस्था के रूप में भी हम कह सकते हैं कि शेरशाह कि कितना बड़ा व्यवस्था सुधारक था जिन्होंने मुद्रा प्रणाली में सुधार किया। अंतिम रूप से हम उसका एक विशेषता और देख लेते हैं, सार्वजनिक निर्माण कार्य। सार्वजनिक निर्माण, सार्वजनिक उसके जो कार्य थे, निर्माण कार्य, उनमें शेरशाह सूरी ने सड़कों का निर्माण कराया, जिसमें 4 सड़कें मुख्य थी जो बंगाल के, तो जिसको सड़कें आजम कहा करता था। पहले तो सड़कें बनाए, 4 सड़कें मुख्य बताई जाती हैं। सड़कें आजम जो बंगाल के सोनार गांव से निकलकर रोहतास तक जाती है और आगे भी वो निकलती है। दूसरी आगरा से बुरहानपुर तक, तीसरी आगरा से जोधपुर, एक लाहौर से मुल्तान भी जाती है। तो इस प्रकार से 3-4 मुख्य सड़कें थी जिसने शेरशाह ने उनको बनवाया था और उनका काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान था अपने उस समय के प्रशासन के लिए और राज्य व्यवस्था के लिए इन सड़कों का महत्वपूर्ण स्थान रहा। इसी तरह से शेरशाह सूरी ने अनेक सराय भी बनाए, लगभग 1700 सरायों का निर्माण शेरशाह सूरी ने कर पाया। उनके आसपास विभिन्न फलों के पेड़ पौधे भी लगवाए। इसी तरह से प्रत्येक सराय में हिंदू और मुस्लिम के अलग अलग ठहरने की व्यवस्था भी की गई। यहाँ पर
दरोगा या डाक चौकियों जो उनके अधीन अधिकारी होते थे उनको नियुक्त किया जाता था, जो एक सराय से दूसरे सराय तक संदेश आदि लेकर भी वे पहुँचा करते थे। डाक है वो भी इन सरायों के माध्यम से जाया करती थी। इसी तरह से शेरशाह का जो मकबरा है सहसराम में, वे भी उस समय का काफ़ी उत्कृष्ट इस्लामी जो स्थापत्य कला का बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। प्रसिद्ध जो प्रमुख स्थापत्य मर्मज्ञ हैं, स्थापत्य के जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, पर्सी ब्राउन ने भी सहसराम में जो शेरशाह का मकबरा है उसकी काफ़ी बड़ाई की है, काफ़ी उसको सराहा है। इस प्रकार सार्वजनिक कार्य भी शेरशाह ने किए हैं। तो हमने देखा कि शेरशाह की शासन व्यवस्था के विभिन्न अंगों की हमने चर्चा की, जिससे पता चलता है कि शेरशाह एक व्यवस्था सुधारक तो था ही, बताया जाता है कि मौलिक व्यवस्थाओं के रूप में उन्होंने कई अन्य कार्य किए हैं। तो शेरशाह इस प्रकार से मध्यकालीन इतिहास में एक काफ़ी उत्कृष्ट व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है। एक साधारण परिवार से निकलता हुआ व्यक्ति इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा है। जब वह सुल्तान बना, बादशाह बना, तो उसकी उम्र लगभग 68 थी। 68 वर्ष का वह व्यक्ति था, इसलिए पता लगता है कि वो कितना अनुभवी व्यक्ति था। और केवल 5 वर्ष के ही शासनकाल में उसने बहुत कुछ बदलकर मध्यकाल को रख दिया। तो हुमायूं के बाद जितने भी उसके उत्तराधिकारी हैं, एक तरह से प्रशासनिक व्यवस्था में उसने जो नींव रखी उसी को आधार बनाकर अकबर उसके बाद के लोगों ने उसी पर काम किया। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि शेरशाह को उसकी शासन व्यवस्था के लिए हमेशा याद किया जाएगा। इस प्रकार से हमने आज शेरशाह सूरी के बारे में अध्ययन किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक पसंद आया होगा। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।